हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। तो आप लोग का कंटिन्यू 2024 प्रिपरेशन ऑफ 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर आईसीएसई एंड सीबीएसई प्लस जेई प्लस नीट इंट्रांस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन आपको कंटिन्यू कराया जा रहा है। क्या करवाया जाएगा? कंटिन्यू आपको 2024 का प्रिपरेशन आपको करवाया जा रहा है। और उसमें क्लास 12 का जो लेक्चर हम लोग पढ़ रहे थे वो आपको कंटिन्यू आपको सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। सॉल्यूशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और सॉल्यूशन चैप्टर में अभी तक हम 3, 4, 5 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज पिछले क्लास में यानी पिछले लेक्चर में जो आपको पढ़ाया गया था वो हम लोग पढ़े थे बेटा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या पढ़े थे? आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपको पिछले लेक्चर में देखे थे। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन का 2 टाइप पढ़े थे, पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। और इसके भी 2 टाइप्स पढ़े थे कि आपका पीटी का जो मान होगा वो आपको पी नॉट बी से छोटा होगा और पीटी का जो मान होगा कोई पॉइंट पी नॉट बी से बड़ा होगा। तो ये आपको पिछले क्लास में पढ़ा गया था। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, 2 प्रकार के नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। और पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ भी 2 प्रकार के होते हैं। इन सभी को मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। और आज जो आपका लेक्चर लेके आए हैं वो आपका नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और इबुलियोस्कोपी के विषय में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इबुलियोस्कोपी के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट किया जाए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले बेटा आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये कंटिन्यू आपको चलेगा। जैसे ही ये लेक्चर आपका खत्म होगा उसके बाद जितना भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछा गया, जेई मेंस में हो, एडवांस में हो या फिर जेई में और भी जो 8-10 साल में जो भी क्वेश्चन पूछा गया होगा सारे क्वेश्चंस हम बताएंगे। नीट में पूछा गया क्वेश्चंस होगा वो बताएंगे और बोर्ड पर्पस के लिए कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे। वैसे तो हम टॉपिक के साथ कंटिन्यू आपको क्वेश्चंस करवाते ही है और लास्ट में भी क्वेश्चन को करेंगे और तब तक हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हमारे पास जो टॉपिक है जो पढ़ना है वो क्या है? इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको डेल टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इबुलियोस्कोपिक के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको जानना क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये आपको जानना होगा कि बॉइलिंग पॉइंट यानी बीपी आपका क्या होता है। तो बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर नहीं, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट होगा। ब्लड प्रेशर बायोलॉजी में होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट के विषय में हम पहले जानेंगे। तो आप लोग जानते होंगे ये फिक्स टेम्परेचर एट विच एनीथिंग एल्स स्टार्ट्स टू बॉइल, यानी एक ऐसा निश्चित तापमान जिस पर कोई भी चीज़ उबलना शुरू कर देता है उसी को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। ये तो आपका बेसिक डेफिनेशन, फंडामेंटल डेफिनेशन और बच्चा का डेफिनेशन हो गया। यहाँ पर हम बॉइलिंग पॉइंट के एक अच्छी तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो चलिए बॉइलिंग पॉइंट को स्टार्ट करते हैं और बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, क्या होगा नहीं होगा, वो सारा चीज़ यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं क्या? तो ये फिक्स टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid is equals to atmospheric vapor pressure, यानी एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर at which vapor pressure of liquid is equals to atmospheric vapor pressure is equals to एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। जो एटमॉस्फेयर में वेपर प्रेशर होता है, जो हमारे नॉर्मल एटमॉस्फेयर होते हैं, नॉर्मल जो आपका वायुमंडल है वह नॉर्मल वायुमंडल, सामान्य वायुमंडल के जो दाब होंगे उसमें जो वाष्प दाब होगा उसके वेपर प्रेशर के बराबर अगर लिक्विड का वेपर प्रेशर हो गया इट मीन्स कि वो उसका क्या होगा, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, अब हमको बॉइलिंग पॉइंट को इलेवेट करना है। बॉइलिंग पॉइंट को इलेवेट करने का मतलब हुआ इंक्रीज
इलेवेट करने का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज करना। बॉइलिंग पॉइंट इलेवेट कैसे करेगा, तो मैं आपको बताता हूं कि जब बॉइलिंग पॉइंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट आपका इलेवेट कर जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि टू इलेवेट द BP of solution, to elevate the BP of solution, ठीक है, एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट non-volatile solute like, लिख सकते हैं एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लाइक सॉलिड सॉल्यूट लाइक शुगर या केन शुगर लिख सकते हैं, शुगर C6 सी कहते हैं C12 H22 O11 ग्लूकोज C6 H12 O6 C6 H12 O6 एंड ये हो गया आपका शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गए। और भी हम इसमें सामान मिला सकते हैं जैसे यूरिया NH2CO NH2, ठीक है। तो कहता है टू इलेवेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को इलेवेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लाइक आपका सॉलिड सॉल्यूट शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, इन सब को उसमें डाल देते हैं। क्या करते हैं, इन सब को उसमें डाल देते हैं। क्या कर देते हैं, इन सब को उसमें डाल देते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या कर जाता है, इलेवेट कर जाता है और वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। टेक्स प्लेस, ठीक है, ऑन एडिशन ऑफ दिस VP डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा, वेपर प्रेशर इसका घट जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट इलेवेट कर जाएगा और वेपर प्रेशर जो इसका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाने के लिए उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल देंगे, बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर उसका क्या हो जाएगा, घटने का काम करेगा। वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा, तो घटने का काम करेगा। यहां तक ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे। तो आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज को डायग्राम से समझते हैं कि क्या होता है। तो एक तरफ क्या करेंगे, डायग्राम से समझिएगा, एक तरफ आपको लेना होगा क्या, तो टेम्परेचर को ले लीजिए। एक तरफ किसको लेंगे, टेम्परेचर को लेंगे। तो एक तरफ हमने टेम्परेचर को लिया, किस में, तो केल्विन में, स्टैंडर्ड यूनिट लेंगे केल्विन। और एक तरफ आप किसको लीजिए, तो वेपर प्रेशर को लीजिए, ठीक है। और आपको चेक जो करना है, तो अभी मैंने बताया कि बीपी क्या होता है। तो बीपी जो होता है एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर आपका वेपर प्रेशर जो आपका लिक्विड का होगा, यानी वेपर प्रेशर जो लिक्विड का होगा वो आपको बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर का। तो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर जो हमारे पास होता है वो आपको 1 atm होता है। एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर क्या होता है, 1 atm, यह आपका एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर है। तो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर पर जाने के बाद ही पता चलेगा कि उसका एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर, ठीक है। 1 atm आपका क्या है, तो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर। अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, तो दोनों का आपको क्या बनाना होगा, तो दोनों का आपको क्या करना होगा, तो आप पहले प्योर सॉल्वेंट को लीजिए। तो प्योर सॉल्वेंट का डायग्राम बेटा ये आएगा, ये आपका प्योर सॉल्वेंट है। ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका प्योर सॉल्वेंट है। अब प्योर सॉल्वेंट में क्या कीजिएगा, सॉल्यूट को मिला दीजिएगा। जैसे ही प्योर सॉल्वेंट को आप लीजिएगा तो प्योर सॉल्वेंट का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट इस पर आ गया वेपर प्रेशर पर, यह आपका प्योर है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, तो इसको हम लोग T0B लिख सकते हैं, T0B लिख सकते हैं, ठीक है। आप जैसे ही इसमें क्या कीजिएगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाइएगा तो इसका ग्राफ डाउन हो जाएगा और एक का ग्राफ आपका ऐसा आ जाएगा। ग्राफ कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन
विथ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ऐसे सॉल्यूशन है जिसमें क्या मिला हुआ है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला हुआ है, और इसका जब बॉइलिंग पॉइंट निकालिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो टीबी हो जाएगा। और दोनों के बीच का जो अंतर आ जाएगा यही आपका डेल टीबी आ जाएगा। दोनों के बीच का अंतर क्या आ जाएगा, तो ये आपका डेल टीबी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डेल टीबी। तो यहाँ से देखने के बाद आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही दिखाया है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जहाँ इसके बराबर हुआ है उसका टी नॉट भी था प्योर सॉल्वेंट का, इसका टीबी दिया हुआ है। तो आप ऊपर वाले को देख रहे होंगे, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि ग्राफ जो है, ठीक है, ग्राफ ऑफ, एक पॉइंट आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन containing non-volatile solute, non-volatile solute is lower than the graph of pure solvent, graph of प्योर सॉल्वेंट। ये आप देख रहे होंगे प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ क्या है, ऊपर है, और सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाला का कहाँ है, तो नीचे है। ये आपको ऑब्वियसली दिखाई दे रहा होगा कि ये जो कर्व आप ग्राफ देख रहे हैं, तो ऊपर से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा ये डायग्राम को देखने से। तो आप ग्राफ में क्या देख रहे हैं और ग्राफ से आप क्या गेन कर रहे हैं, तो ये ग्राफ आपको दिखा रहा है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम क्या, फ्रॉम एबव ग्राफ, ऊपर वाले ग्राफ से। तो ऊपर वाले ग्राफ से आपको क्या दिखाई दे रहा है उसको लिखिए। तो ऊपर वाले ग्राफ से आपको दिखाई दे रहा है, पहला पॉइंट आप देख सकते हैं कि वेपर प्रेशर जो होगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, वो आपको प्योर सॉल्वेंट से क्या होगा, कम होगा। यानी पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं वीपी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is lesser than the VP of pure solvent, lesser than the VP of pure solvent। प्योर सॉल्वेंट से क्या है, बिल्कुल कम है। प्योर सॉल्वेंट से क्या है, आपका बिल्कुल कम है। ऊपर से क्या है, वेपर प्रेशर आपका कम दिखाई दे रहा है, ठीक है। वहीं पर आपका बॉइलिंग पॉइंट जो आपका दिया गया है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अभी बताए थे कि कम हो जाता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सॉल्वेंट, दैट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट से क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट आपका ज़्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, पहले टी नॉट भी था, बाद में क्या है, टीबी हो गया। बाद में क्या हो गया, टीबी। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, लेकिन वेपर प्रेशर जो है ये पहले यहाँ था, और बाद में क्या है, बाद में आपको घट गया। तो वेपर प्रेशर घट रहा है और आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। ये दो चीज़ आप ग्राफ से देख पा रहे होंगे। और बीपी जो आपका प्योर सॉल्वेंट का होगा वो आपको टीबी है, प्योर सॉल्वेंट का वो आपका क्या है, टीबी है। तो यहाँ पर आप और चीज़ देख सकते हैं कि बीपी ग्राफ से दिखाई दे रहा है, बीपी ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट आपका क्या दिया हुआ, प्योर सॉल्वेंट का बीपी आपका टी नॉट भी है। यह आपका टी नॉट भी है किस पर, तो 1 atm पर। किस पर है, तो 1 atm पर। यह आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm पर है। और बीपी जो आपका यहाँ लिखा गया है, बीपी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का बीपी क्या है, जिसमें आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला हुआ है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपको मिले हुए हैं। और इसका जो बीपी आपको दिया गया है वो आपका टीबी है। ये आपका क्या है, टीबी है। ये भी कितना पर निकाला गया है, तो आपको 1 atm पर ही निकाला गया है। कितना पर निकाला गया है, तो इसको भी हमने कितना पर निकाला है, 1 atm पर निकाला है। तो ये आपको ग्राफ जो दिया गया था उस ग्राफ का क्लियरेंस मैंने दिखा दिया कि वेपर प्रेशर जो था, तो वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का पहले इतना था बेटा, वाई एक्सिस पर लिया गया, बाद में आपको सॉल्यूशन का क्या हो गया, कम गया। और टेम्परेचर जो था आपका, बॉइलिंग पॉइंट जो था प्योर सॉल्वेंट का पहले यहाँ था और लेफ्ट टू राइट एक्स एक्सिस पर जाएंगे, और बाद में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिए तो बढ़ गया। तो आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, वेपर
प्रेशर घट रहा है। वेपर प्रेशर इसका जो लिया गया है प्योर सॉल्वेंट का वो टी नॉट बी लिया गया है, और जो आपका सॉल्यूशन का है वो आपको टीबी लिया गया है। दोनों कितना पर लिया गया है, तो 1 ATM पर लिया गया है। कितना पर लिया गया है, 1 ATM पर लिया गया है। और आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, तो क्लियरली आप यहाँ से ग्राफ से देख पा रहे होंगे कि आपको टीबी का जो मान है वो आपको टी नॉट बी से क्या है, ग्रेटर है। टीबी का जो मान है वो आपको टी नॉट बी से ग्रेटर दिया गया है। यहाँ तक समझ में आ गया, ये आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा, यहाँ तक समझ में आया, ऑब्वियसली आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे कुछ आपको पॉइंट्स लिखे गए हैं, ये आपको कुछ सॉल्वेंट दिया गया है, और उस सॉल्वेंट के आपके कुछ आपको केबी का जो मान है वो आपको दिया गया है। केबी का मान वो क्या होता है वो मैं आपको पहले समझाता हूँ कि क्या होता है। तो आपको यहाँ से जो पिछले लेक्चर में आपको हम दिखाए कि अभी जो दिखाया गया टीबी जो होता है वो आपको टी नॉट बी से क्या है, प्योर सॉल्वेंट से आपका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ये आपको दिखाया गया। तो यहाँ से डेल टीबी जब निकालिएगा तो डेल टीबी बड़ा में से छोटा को घटाएंगे तो टीबी माइनस क्या हो जाएगा, टी नॉट बी। टीबी माइनस टी नॉट बी, तो कितना से बढ़ेगा, तो इतना से बढ़ जाएगा। इतना से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम कुछ और जानते हैं क्या, तो आपको यहाँ दिखाते हैं फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, या फ्रॉम एक्सपेरिमेंटली वी नो डैट, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नहीं लिखो, एक्सपेरिमेंटली वी नो डैट एक्सपेरिमेंटली वी नो डैट, एक्सपेरिमेंट से हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि आपका डेल टीबी जो होता है वो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्मॉल एम के। स्मॉल एम क्या होता है, तो बेटा मोलैलिटी होता है, कैपिटल एम मोलैलिटी होता है। ये किसके बराबर होगा, तो मोलैलिटी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, मोलैलिटी के बराबर होगा। ठीक है, डेल टी एम आपको किसके बराबर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम के। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाइएगा तो यहाँ पर डेल टी बी बराबर आपका आ जाएगा के बी, और एम के बराबर आ जाएगा के बी गुने एम। तो ये आपको जो फॉर्मूला आपको दिखाई दिया, यही आपको बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर जो के बी आपको दिखाई दे रहा है इसी को इलेवेशन कांस्टेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो मोलल इलेवेशन कांस्टेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो मोलल इलेवेशन कांस्टेंट कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, तो मोलल इलेवेशन कांस्टेंट कहते हैं, या इसी को इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, और ये जो केबी होता है वो केबी क्या होता है, तो केबी के विषय में बताते हैं कि यहाँ पर ये केबी डिपेंड्स अपॉन किस पर डिपेंड करता है, तो सॉल्वेंट पर, डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेंट। केबी का मान जो होगा वो आपको किस पर डिपेंड करेगा, तो सॉल्वेंट। यानी इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल इलेवेशन कांस्टेंट का मान सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, न कि सॉल्यूट पर डिपेंड करता है। इसका यूनिट क्या होता है केबी का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, यूनिट ऑफ केबी। तो केबी का फॉर्मूला जब यहाँ से लिखिएगा तो केबी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखिएगा केबी बराबर क्या हो जाएगा, डेल टीबी आप बटा क्या हो जाएगा, डेल टीबी बटा एम हो जाएगा, डेल टीबी बटा एम हो जाएगा। अब इसका यूनिट जब लिखिएगा तो डेल टीबी बेटा टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, तो केल्विन होता है। तो टेम्परेचर का यूनिट हो गया केल्विन। मोलेलिटी का यूनिट क्या होता है, तो मोल पर लीटर, मोल पर केजी, केल्विन मोल पर केजी। इसका यूनिट क्या होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी सॉल्यूशन, पर केजी सॉल्यूशन। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो केल्विन केजी पर मोल। क्या हो जाएगा, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। क्या यहाँ पर आएगा पर मोल, और केजी, तो केजी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, केजी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि एम का जो मान होता है वो मैं आपको लिख दूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। एम जो होगा मोलेलिटी क्या होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बट्टा मास किसका, तो सॉल्वेंट का, किस में, मास मोलेलिटी का, मास सॉल्वेंट और किस में लेंगे, केजी में। तो ये आपका क्या आ जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल, तो मोल पर केजी, मोल पर केजी, यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। तो ये पर केजी ऊपर चला जाएगा तो केल्विन केजी पर मोल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका डेल टीबी होता है वो आपका एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। डेल टीबी क्या होता है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। तो लिखेंगे सिंस डेल टीबी इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। डेल टीबी हमारा कैसा प्रॉपर्टी है,
तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कैसा प्रॉपर्टी है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसीलिए एज इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ, एज इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट particles but does not depend upon nature or amount of solvent particles, amount of solvent particles के नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा और solvent particles के अमाउंट पर भी निर्भर नहीं करेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये आपका पूरा कहानी था कि टीबी, तो डेल टीबी क्या होगा? टीबी माइनस एक्सपेरिमेंटली जानते हैं, प्रयोग से ये हम लोग जानते हैं प्रयोग के द्वारा कि डेल टीबी का मान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी को होता है। मोलैलिटी क्या होता है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी सॉल्वेंट, ठीक है, मोल पर केजी इसका यूनिट होता है। और यहाँ से प्रोस्पेलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको प्रोस्पेलिटी कांस्टेंट या फिर मोलर इलेवेशन कांस्टेंट या यूबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहा जाता है। यहाँ से केबी जो होगा वो आपको सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा, ये मैंने बता दिया है। केबी का मान किस पर? सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा। यूनिट केबी का होगा तो मैंने केबी को तोड़ दिया, एम को नीचे ले आया तो केबी बराबर डेल टीबी अपॉन एम हो गया। टीबी बॉइलिंग पॉइंट है, इसका यूनिट क्या होगा? टेम्परेचर का केल्विन हो जाएगा। और मोलर का क्या लिखे हैं? तो मोल पर केजी, तो मोल पर केजी, केजी ऊपर चला जाएगा तो केल्विन केजी पर मोल हो जाएगा। डेल टीबी आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स के संख्या पर डिपेंड करता है, ठीक है। और यह आपको नेचर और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा, या किस प्रकार के सॉल्वेंट लेते हैं वो सॉल्वेंट के टाइप पर भी डिपेंड नहीं करेगा। सॉल्वेंट के टाइप पर नहीं डिपेंड करेगा। अलग अलग सब्सटेंस का हम केबी लिख दिए, यहाँ सॉल्वेंट है, केबी का मान लिखे हैं किस में? केल्विन केजी पर मोल में। तो वाटर के केबी का मान 0.52 केल्विन केजी पर मोल होगा। क्लोरोफॉर्म का 3.88 लिखा हुआ है, बेंजीन का 2.57 लिखा हुआ है और इथाइल अल्कोहल का 1.15 लिखा हुआ। और अदरवाइज जो भी आएगा वो आपको क्वेश्चन में मेंशन करेगा। तो ये आपके कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट थे जो आपको इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ना था। अब हम लोग कहाँ चलेंगे? तो क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक से एक खूबसूरत क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? कहता है 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 1 kg वाटर। 36 ग्राम ग्लूकोज को 1 kg पानी में मिलाया जाता है, ठीक है। तो बेटा ग्लूकोज क्या होता है पहले उसको लिखिए। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होगा आपका C6H12O6। इसका जो मोलर मास लिखिएगा, ग्लूकोज का क्या लिखिएगा? मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास जो लिखिएगा, तो मॉलिक्यूलर मास जो आपका ग्लूकोज का आ जाएगा वो आपको निकालना होगा नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। तो कार्बन का कितना होता है? तो 12 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है? तो 1 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? तो 16। आप निकाल दीजिए। 12 कार्बन है तो 12 गुने क्या? 6 हो जाएगा। 12 हाइड्रोजन है तो 12 गुने 1 हो जाएगा। 6 ऑक्सीजन है तो 6 गुने 16 हो जाएगा। टोटल को जोड़ घटा गुना भाग कीजिएगा तो 180 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मॉलिक्यूलर मास आ गया। ग्लूकोज का वेट कितना, W कितना दिया गया था? तो ये आपको 36 ग्राम आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। इससे क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स किसका? तो ग्लूकोज का निकाल दीजिए। तो ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स क्या? वेट बट्टा मॉलिक्यूलर मास। तो वेट आपको कितना दिया गया है? 36 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास आपको कितना है? तो 180 ग्राम। इसको काट दीजिएगा तो 1/5 यानी 0.2 मोल हो गया। कितना मोल आ गया? 0.2 मोल आपका नंबर ऑफ मोल्स आ गया, ठीक है। अब आपको मोलरिटी निकल जाएगा इससे। तो m बराबर क्या होगा? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बट्टा क्या? मास किसका? तो सॉल्वेंट का। मास किसका? तो सॉल्वेंट का। तो मोल कितना हो गया? तो 0.2 मोल। 1 लीटर में है तो 0.2 मोल पर केजी, 0.2 मोल पर केजी m निकल गया, ठीक है। अब आपको कहता है कि फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। बॉइलिंग पॉइंट जो प्योर वाटर का दिया गया है, यानी बॉइलिंग पॉइंट T0B जो आपका दिया गया है किसका? वाटर का, यानी सॉल्वेंट का है। वो आपको कितना दिया हुआ है? तो 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस से रहने देते हैं, ठीक है। अब आपको डेल टीबी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? डेल टीबी का। तो डेल टीबी बराबर क्या होता है? तो मेरे पास एक फार्मूला होता है। डेल टीबी बराबर एक फार्मूला होता है केबी गुने एम। केबी वाटर का कितना है? तो यहाँ पर दिया हुआ है 0.52। तो यहाँ पर डाल दीजिए 0.52 और मोलैलिटी मैंने निकाला है। मोलैलिटी कितना है? 0.2। 0 पॉइंट कितना आ गया है? तो 0.2 आ गया, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा भाई? सॉल्व कीजिएगा तो आपको 0.1
0.04 इतना आ जाएगा। ठीक है, डेल टी बी आपका इतना आ जाएगा। अब आपको निकालना क्या था, तो सॉल्यूशन का निकालना था। सॉल्यूशन का क्या निकालना था, तो सॉल्यूशन का डेल टी बी। तो डेल टी बी बराबर हमारे पास एक फॉर्मूला होगा, डेल टी बी बराबर क्या होगा, टी बी माइनस क्या, टी नॉट बी हो जाएगा। तो यहाँ से टी बी बराबर क्या हो जाएगा, तो टी बी बराबर हो जाएगा आपका क्या, तो टी बी बराबर हो जाएगा टी नॉट बी आप प्लस आपका डेल टी बी, डेल टी बी। तो टी नॉट बी कितना दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, और ये आपको कितना गया, तो 0.104, यानी टोटल कितना हो गया, तो 100.104 डिग्री सेल्सियस, 100.104 डिग्री सेल्सियस यही निकालना था। तो वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट आपका सॉल्यूशन का निकल गया कितना, 100.104 डिग्री सेल्सियस। यही आपके क्वेश्चन थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस और भी क्वेश्चंस अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है मैं लेके आया हूँ आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग। इसमें देखिए बेटा आपका शुगर दिया गया है, आपका यूरिया दिया गया है, और आपको 18 ग्राम ग्लूकोज दिया गया है, और 500 मिलीलीटर वाटर दिया गया है। तो वाटर का आपको क्या पता है, तो वॉल्यूम पता है, वाटर का वॉल्यूम दिया गया है, और 3 सॉल्यूट दिया गया है। सॉल्यूट कितना दिया गया है, 3 सॉल्यूट दिया गया है। तो तीनों सॉल्यूट का तो पहले आपको कहानी जानना होगा। तो पहले हम एक एक करके सबका कहानी आपको दिखा दे कि शुगर जो होगा आपका शुगर, ठीक है, तो शुगर का केमिकल फार्मूला, मास, ये सब हम आपको बता चुके हैं। एक बार और रिपीट करते हैं, C12H22O11 होता है, और इसका मास बेटा आप निकालिएगा तो 342 ग्राम होगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का मास पहले ही बता चुके हैं। यूरिया जो आपका होगा, तो यूरिया का आपका फॉर्मूला हो जाएगा NH2CO हो जाएगा, और इसका मास आप निकालिएगा तो 60 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपका ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर देगा क्वेश्चन में तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो आपको दिमाग में होना चाहिए। अभी निकालने हैं 180 ग्राम होता है। तो ये सारे के सारे इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया। ठीक है, अब आपको सबका मास दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स किसका निकाल लो, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो पूरे में। तो पहले यूरिया कितना ग्राम दिए, शुगर कितना ग्राम दिया गया, तो 19 ग्राम। मोलर मास कितना होता है, तो 342 होता है, शुगर का निकल गया। उसके बाद किसका, यूरिया का, तो यूरिया कितना ग्राम दिया गया है, तो 6 ग्राम। ठीक है, और मोलर मास इसका यूरिया का कितना होता है, तो 60 ग्राम। उसके बाद आपको क्या दिया गया है, ग्लूकोज कितना दिया गया है, तो 18 ग्राम, और इसका कितना होता है, तो 180। ठीक है, अब तीनों को क्या करना होगा, आपको सॉल्व करना होगा। तीनों को क्या करना होगा, फटाफट सॉल्व करना होगा। जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए कितना आया, जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए कि कितना आया। फटाफट इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो आपका कट जाएगा बेटा, 1/10 आ जाएगा, ये भी कट जाएगा, 1/10 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका कट कुट क्या आएगा, वो कितना आएगा, फटाफट बताइए। 6 ग्राम दिया गया था। फटाफट सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। कितना आ गया, 1/10, 1/10। ये आपको दिया गया है 9 ग्राम। ठीक है, 6 ही रन, चलो 9 कर देते हैं। कितना ग्राम, 9 ग्राम। तो ये आपको 9 ग्राम कीजिएगा तो 9 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा भाई, तो 6 से कटा तो 6 डेढ़े 9, यानी कट कुट के कितना आ जाएगा आपका, छोड़ो हटाओ रहने दो, 6 ग्राम। जो भी आए वैल्यू तो आएगा ही कुछ ना कुछ, क्या आएगा, वैल्यू तो आपको कुछ ना कुछ आएगा ही, निश्चित रूप से आएगा। कितना, 6 ग्राम रहने देते हैं। तो ये 6 ग्राम ये हो गया। अब इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 19 का टेबल पढ़िए, तो 19 से काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, तो 19 सिकाई 19 हो गया, 20 10 30 और 19 18 बार में कट जाएगा। तो ये आपका आ गया 1/18, 1/10। तो 1/18 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका 0.06 आ जाएगा, ये आपका 0.1 आ जाएगा, और ये भी आपको कितना आएगा, तो 0.1 आ जाएगा। अब सबको जोड़ दीजिएगा तो 0.26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.26 आ गया। तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का निकल गया। अब आपको निकालना क्या है, तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का आ गया। अब आपको फटाफट निकाल देना है क्या, तो मिलीलीटर दिया हुआ है, तो बेटा मिलीलीटर है तो स्टैंडर्ड मानेगा। तो 1 ग्राम डेंसिटी जो होता है, नॉर्मल डेंसिटी जो आपको वाटर का होता है 1 ग्राम पर ml होता है।
तो 1 ग्राम 1 मिलीलीटर के बराबर होगा, तो 500 मिलीलीटर 500 ग्राम के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, तो मोलेलिटी निकल जाएगा। तो मोलेलिटी कितना हो जाएगा, 0.26 अपॉन 500 और बट्टा कितना 1000, केजी में चेंज कर देंगे, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये कट कुट के आपको 0.52 कितना आ गया, 0.52। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, तो डेल टीबी निकाल दीजिएगा। तो डेल टीबी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो आपको डेल टीबी बराबर केबी गुने डेल टीबी बराबर क्या आ जाएगा, तो केबी और गुने एम हो जाएगा। तो केबी आपको वाटर का कितना होता है 0.52 और गुने 0.52। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 0.52 को मल्टीप्लाई कीजिए, 52 को 52 से मल्टीप्लाई कीजिए, 104, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 26 यानी 2704, यानी क्या आपका ये आ गया 0.2704 आ जाएगा, 0.2704। ये आपका डेल टीबी आ गया, क्या आ गया, ये आपका डेल टीबी आ गया। अब आपको निकालना क्या था, टीबी। तो टीबी बराबर क्या हो जाएगा, तो टी नॉट बी प्लस टी नॉट बी प्लस क्या हो जाएगा, टी नॉट बी प्लस डेल टीबी प्लस डेल टी बी हो जाएगा। ठीक है, तो टी नॉट बी आपका इसमें दिया है कि नहीं दिया है, सो आपको बताना होगा। टी बी आपको डेल नॉट टी बी आपको कितना दिया है वो आपको बताना होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 प्लस 2704 डिग्री सेल्सियस, यानी क्या 100.2704 डिग्री सेल्सियस, 2704 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट आपका सॉल्यूशन का हो जाएगा। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकल गया कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.6 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 250 ग्राम बेंजीन। यार कहता है कि 6.6 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है 250 ग्राम बेंजीन में, और बेंजीन प्योर बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है 80 डिग्री सेल्सियस। प्योर बेंजीन का ये होता है, और बेंजीन में जो अगर 6.6 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला दिया जाता है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के कितना हो जाता है, पहले 80 डिग्री सेल्सियस था, अब 80.66 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। केबी बेंजीन का आपको यहाँ पर दे दिया है 3.28 केल्विन केजी पर मोल आपको दिया हुआ है। तो मॉलिक्यूलर मास निकालना है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का क्या निकालना है आपको, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो पहले डेल टीबी निकाल लीजिए कि डेल टीबी, तो पहले क्या निकालेंगे आपको टी नॉट बी प्योर बेंजीन का, आपको प्योर बेंजीन जो है उसको आपका क्या दिया हुआ है, तो प्योर बेंजीन का आपको टी नॉट बी जो बॉइलिंग पॉइंट है बेंजीन का प्योर का वो दिया हुआ है 80 डिग्री सेल्सियस, और टीबी जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है बेंजीन का जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिए हैं तो 80.66 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से हम लोग डेल टीबी निकाल लेंगे। डेल टीबी बराबर क्या होगा, टीबी माइनस टी नॉट बी हो जाएगा, और ये आपका 80.66 में से 80 डिग्री सेल्सियस को घटा देंगे तो आपका 0.66 डिग्री सेल्सियस आ गया। ठीक है, डेल टीबी आपको इतना आ गया। अब डेल टीबी आपके पास आ गया तो डेल टीबी का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, तो डेल टीबी बराबर क्या होता है, तो के बी और गुने एम हो जाता है, के बी गुने एम हो जाता है। तो एम बराबर यहाँ से अगर आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, तो डेल टीबी अब बट्टा के बी हो जाएगा, डेल टीबी बट्टा के बी हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या सब है उसकी ओर मूव करते हैं। हमको मास निकालना है, तो आपको मास निकालने के लिए क्या करना होगा, सारे वैल्यू को डालना होगा। सारे वैल्यू को डालिए, जो भी आपके पास वैल्यू दिया गया है उस वैल्यू को पुट कीजिए और फटाफट उसके मास को क्या कीजिए, कैलकुलेट करके बाहर कर दीजिए। तो मास मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स किसका, सॉल्यूट का, अब बट्टा किसका, मास किसका, तो सॉल्वेंट का किस में, तो केजी में। सॉल्वेंट का मास लेंगे किस में, केजी में। मैंने लिख दिया यहाँ पर फॉर्मूला एक बार और आपको डेल टीबी का मान कितना दिया हुआ है, तो डेल टीबी हमें निकाले हैं कि 0.66 दिया हुआ है, और केबी का मान कितना होता है, तो 0. बेंजीन के केबी का मान 3.28 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 3.28। तो डालिए यहाँ पर 3.28 आपको डाल दिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलेगा। लगभग दिक्कत नहीं होना चाहिए, 33 दूनी 66 लगभग कट भी जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स क्या, गिवन वेट, तो वेट इसका कितना दिया गया है, तो 6.6 ग्राम। तो गिवन वेट आपका 6.6 ग्राम है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 6.6। मॉलिकुलर वेट ये एम आपको निकालना है, और मास मॉलिकुलर अब सॉल्वेंट का जो मास दिया हुआ है वो कितना मास दिया हुआ है आपका, तो 250 ग्राम बेंजीन का मास दिया हुआ है। तो 250 बटा कितना, तो 1000 बटा 1000। अब ये जो आपका वैल्यू आएगा इसको काट कूट कीजिए, तो लगभग हम इसको अगर उड़ाएंगे डेसिमल से
इस डेसिमल को उड़ा देते हैं और उसके बाद इसको हम लगभग 3.3 एज्यूम कर ले तो मेरे लिए फ़ायदामंद होगा। मेरे लिए क्या होगा, फायदा चाहे छोड़ो हटाओ नहीं करते हैं अभी। इसको काट दो तो 25 चौका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये 4 आपका ऊपर चला जाएगा, ये 4 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा और इधर आपका 66/328 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे प्रोसीड करो तो प्रोसीड कीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा वो मैं बता दूं। ये 4 आपको ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 6.6 गुने 4 आप बट्टा में क्या आ जाएगा तो m, बट्टा में m आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा तो 66 और बट्टा कितना आ जाएगा तो 328 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये आ जाएगा। अब इस डेसिमल को उड़ा दीजिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, 66 से 66 को काट दो। अब क्या करो तो इसको इधर लाओ तो 4 गुने 328 और इसको m को उधर ले जाओ तो ये m हो जाएगा और बट्टा में जो 10 था वो 10 रह जाएगा। ठीक है, अब इसको काटो तो 2 से काटो 2 5 जा, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 8 2 जा 16, 2 3 2 जा 4 1 5 और 3 2 जा 6/5 इज इक्वल्स टू m आ गया। तो m का वैल्यू निकाल दो, डिवाइड कर दो तो m 1 जा 5 1 जा 5 हो गया, 1 बचा 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 यानी 131.2 ग्राम। इतना ग्राम आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही मॉलिक्यूलर मास इसका होगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आया। ये सब क्वेश्चंस ऐसे ऐसे बेटा पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में होना चाहिए। जब तक ये क्वेश्चन दिमाग में नहीं होगा तब तक आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो आगे हमारा क्या है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांस। अगर क्या कहता है कि इफ वैल्यू ऑफ के बी इज नॉट गिवन, आपको ऐसा अगर होता है कि कभी के बी का मान नहीं देगा, देन वी यूज दिस फॉर्मूला, वी यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के बी। वैल्यू ऑफ के बी निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो के बी फॉर्मूला क्या होता है, तो के बी बराबर हो जाएगा, के बी का जो फॉर्मूला लिखा है के बी बराबर आर टी नॉट बी का होल स्क्वायर, आर टी नॉट बी का होल स्क्वायर इंटू एम अपॉन 1000 गुने अपॉन 1000 गुने डेल एच किसका, वेपोराइजेशन का, डेल एच वेपोराइजेशन का। तो के बी अगर नहीं देगा तो आप के बी निकालने के लिए इस फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर आर सारा चीज़ क्या होगा, तो आर बेटा जो होगा वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके कई एक वैल्यू होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, 0.0821 केल्विन केजी पर मोल पर केल्विन या कैलोरी में जिसमें आपको लेना है वो आप लिख सकते हैं, जूल मोल पर केल्विन में ले सकते हैं, जूल मोल केल्विन में। तो आर का यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का मान भी आप डाल सकते हैं, जैसे आपके इसके मान को लिखिएगा तो 8.31, ठीक है 8.314 जूल पर मोल केल्विन ले सकते हैं, या इसके वैल्यू को और भी आप लिख सकते हैं तो 2 कैलोरी, अगर कैलोरी में लिखिएगा तो 2 कैलोरी मोल केल्विन में लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें इसके मान को लिख सकते हैं। तो आर आपको पता चल गया। एम जो आपका यहाँ पर होगा, एम आपका वो मोलर मास होगा किसका, तो सॉल्वेंट का। मोलर मास किसका निकालेंगे, तो ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का जो मोलर मास होगा वो आपका एम हो जाएगा। ठीक है, टी नॉट बी जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा किसका, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट किस में, तो केल्विन में निकालेंगे। ये आपका डेल टी बी हो जाएगा। तो आर निकाल दिए, डेल टी बी बता दिए, एम बता दिए, और एक चीज़ आपको क्या बचा, तो डेल एच वेपोराइजेशन बच गया। तो डेल एच वेपोराइजेशन जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ये आपका क्या हो जाएगा, मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, मोलर मास, मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन क्या हो जाएगा, मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन आपका डेल एच वेपोराइजेशन आ जाएगा। ठीक है, और इसी डेल एच को आप अगर दूसरे टर्म में लिखिएगा तो ये डेल एच आपका होगा तो ये 1 ग्राम के बराबर हो जाएगा। और इसी डेल एच वेपोराइजेशन को जब आप दूसरे टर्म मोल में रिप्रेजेंट कीजिएगा,
एक मोल में अगर रिप्रेजेंट कीजिएगा तो ये वैल्यू जो आपका हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो मोलर मास गुने लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मोलर मास और गुने लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, गुने लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसके बराबर हो जाएगा, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बराबर होगा। तो अगर केबी का मान आपको नहीं देता है तो आप इनडायरेक्ट वे में डायरेक्ट इस फार्मूला लिखे हैं, इफ वैल्यू ऑफ केबी इज नॉट गिवन देन वी यूज दिस फार्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ केबी। केबी का और इसमें क्या सब होता है वो सारा कहानी आपको बता दिया गया है। अब आप इजी वे में क्या कर सकते हैं, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि मोलर इंथैल्पी जो वेपराइजेशन का होगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है, मोलर मास गुने लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देगा, तब इसका इस्तेमाल करेंगे। ये 1 ग्राम ग्राम में आएगा, ये आपको मोल में आएगा, ठीक है। आप जिसका चाहे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ आर जो है वो किसके हिसाब से लेंगे, नोट का एक पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, नोट का पॉइंट, वैल्यू ऑफ आर इज टेकन अकॉर्डिंग टू, वैल्यू ऑफ आर इज टेकन अकॉर्डिंग टू यूनिट ऑफ डेल एच वेपराइजेशन, डेल एच वेपराइजेशन के यूनिट के हिसाब से आप आर के वैल्यू को लीजिएगा। अगर ये जूल में होगा, कैलोरी में होगा, जिसमें आपको दिया जाएगा उसी में ही आर का मान आपको लेना होगा, ठीक है। चलिए अब इस पर एक क्वेश्चन है आपके बीच, क्या कहता है, कैलकुलेट केबी फॉर वाटर। हम जानते ही हैं केबी फॉर वाटर 0.52 होता है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 कैलोरी पर मोल दिया गया है। तो आपको फटाफट क्या करना होगा, इस फार्मूला में वैल्यू को लिख देना होगा। तो आपको टी नॉट बी जो हो जाएगा वो आपको सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा भाई, तो टी नॉट बी आपका कितना हो जाएगा, आपका टी नॉट बी का मान जो हो जाएगा वो आपका कितना होता है, तो 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस होता है। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, कैल्विन में तो 373 केल्विन आपको आ गया। अब आपको आर का मान लिखना है, तो वो कैलोरी में आपका ये किस में दिया है, कैलोरी में, तो आर बराबर लिख सकते हैं 2 कैलोरी, ठीक है, पर मोल केल्विन, ठीक है। ये आपको आर का मान हो गया। अब आपको निकालना क्या है, तो मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास किसका, तो वाटर का, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, तो 18 ग्राम, ठीक है। अब आपको किसका मान दे लिखना है, तो डेल एच वेपराइजेशन का मान लिखना है। तो डेल एच वेपराइजेशन का मान आपको दिया हुआ है, डेल एच वेपराइजेशन का मान आपको कितना दिया हुआ है, तो 540 कैलोरी पर ग्राम, 540 कैलोरी पर ग्राम आपको दिया हुआ है। तो ये चारों चीज़ आपको पता है, ठीक है। तो आपको जो वैल्यू निकालना है, तो ये आपको डेल एच 440 कैलोरी पर ग्राम, तो ये किस में आएगा, तो ग्राम में आ जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू को लिखना है, तो आपको निकालना क्या है, के बी। तो के बी बराबर फार्मूला अभी आपको बताया गया था, क्या बताया गया था, तो आर गुने टी नॉट बी, आर गुने टी नॉट बी है, ये बेटा बी है, टी नॉट बी का होल स्क्वायर गुने एम बटा 1000 गुने क्या, डेल एच वेपराइजेशन। अब आपको सारा मान पता है, तो आर का वैल्यू डाल दीजिए, तो 2 टी नॉट बी आपका 373 का स्क्वायर कर दीजिए, और एम आपका 18 आ गया। और उसके बाद आपको नीचे का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 1000, ठीक है, और गुने आपका क्या है, तो 1000 और गुने आपका 540, कितना 540। अगर ये ग्राम में लीजिएगा तो 540 ये हो गया। तो मोलर मास, तो मोलर मास इसका कितना हो जाएगा, तो 18 ग्राम। किस में, ग्राम में आपका, मोल में आपको लेना होगा तो किस में लीजिएगा, मोल में आपको दिया हुआ है, तो पर ग्राम पर मोल में। तो फॉर अगर यहाँ पर मोल में लेंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। यहाँ पर जैसे ही मोल लिखेंगे तो 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा, तो मोलर मास से आपको गुना करना होगा। तो मैंने कर दिया, और फटाफट आप इसको क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.52 केल्विन केजी पर मोल आ जाएगा, केल्विन केजी पर मोल आ जाएगा। इस प्रकार आपका बहुत ही खूबसूरत सा जो लेक्चर था, क्या इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो आपका खत्म हो गया। एक एक करके सब टाइप्स के क्वेश्चन सारे चीज़ को मैंने क्या किया, प्रैक्टिस किया। अब आप लोग इसको क्या कीजिए, थोड़ा रिवाइज कीजिए, पढ़ते रहिए। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप ऑलरेडी बता सकते हैं। अब आप लोग हंसते खेलते मुस्कुराते पढ़ते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।